Hi guys, welcome you all to the channel. Friends, today we will discuss about power of attorney. आज हम लोग पावर ऑफ अटर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे. पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, कौन बना सकता है, कब बना सकता है और इसके पीछे क्या रूल्स रेगुलेशंस और किस लॉ के अंडर में गवर्न होता है. और इसका ये भी जानेंगे कि अगर कोई एनआरआई है तो वो पावर ऑफ अटर्नी बना सकता है या नहीं बना सकता है, पावर ऑफ अटर्नी किन चीज़ों में लगता है. तो इन सब टॉपिक्स पे आज डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्ट 1882 पावर ऑफ अटर्नी को गवर्न करता है. पावर ऑफ अटर्नी एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व घोषित करता है और घोषित किया हुआ व्यक्ति एजेंट होता है और जो उसे घोषित करता है अपना रिप्रेजेंटेटिव वो प्रिंसिपल उसको बोलते हैं. एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी डिसीजन लेने के वो एबल होता है और कानूनी, फिनेंशियल या फिर ऐसे कोई दूसरे भी डिसीजन जो वैलिडेट करा गया है पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू वो ले सकता है. वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई डीड भी साइन कर सकता है और कोई कानूनी रूप से बिल्कुल वैलिड है ये और कोई भी कानूनी प्रक्रिया में वो उसके बिहाफ पे प्रेजेंट हो सकता है. एजेंट का बाय प्रोफेशन एडवोकेट होना ज़रूरी नहीं है. कोई कॉमन सिटीजन भी, कोई नॉर्मल पर्सन भी एजेंट घोषित करा जा सकता है किसी प्रिंसिपल के थ्रू. अगर उसका कोई डिसीजन या फिर कोई भी उसके काम से प्रिंसिपल को अगर कोई हार्म होता है, प्रिंसिपल को कोई नुकसान होता है, कोई लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन हर्जाना एजेंट को भरना पड़ता है. और ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मेंशन है जिसके थ्रू उसको कंपनसेशन पे करना होता है. और ये पावर ऑफ अटर्नी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी बनाया जा सकता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अचल संपत्ति, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया जा सकता है. रजिस्ट्री के बदले पावर ऑफ अटर्नी का यूज किया जा सकता है अगर प्रिंसिपल को कोर्ट में जाने के एबल नहीं है, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं जाना चाहता या फिर और कोई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कोर्ट के प्रोसेस से बचना चाहता है. तो फिर ऐसे सिचुएशन में पावर ऑफ अटर्नी किसी एजेंट के नाम पे वो बनाता है. और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में एजेंट फिर एबल होता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है. बट ऐसे डिसेबल्ड पर्सन मेंटली फिट होने चाहिए, बस वो जा नहीं सकता है या उसकी मोबिलिटी प्रॉब्लम है. अगर वो मेंटली अनफिट है तो फिर पावर ऑफ अटर्नी किसी एजेंट के फेवर में वो नहीं बना सकता. अब जानते हैं पावर ऑफ अटर्नी कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार के पावर ऑफ अटर्नी होते हैं. तो बेसिकली दो टाइप का होता है पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी एंड स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी. इसको एक ब्रीफ में समझते हैं तो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, खास काम के लिए किया जाता है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहा जाता है उसको. इसके लिए ये किसी भी डील को जैसे फाइनल करने के लिए बनाया जाता है तो इसको स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं. जनरल पावर ऑफ अटर्नी का मैटर में एजेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है. जीपीए होल्डर, जनरल पावर ऑफ अटर्नी को शॉर्ट में जीपीए बोलते हैं. तो जीपीए होल्डर प्रॉपर्टी, मॉर्गेज, सेल परचेज या कोई भी ऐसे कानूनी काम जो एजेंट के प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर सके वो जीपीए के अंदर में आता है, उसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी के अंदर में गवर्न होता है. सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि रजिस्ट्री और जीपीए में क्या डिफरेंस होता है. तो जीपीए किसी काम के लिए दिया जा सकता है. जीपीए के थ्रू बैंक को ऑपरेट करना, लॉकर को ऑपरेट करना, सेल परचेज करना या वेरियस गवर्नमेंट काम्स के लिए जो भी गवर्नमेंट काम जो भी हो उसका राइट दिए जाते हैं एजेंट के फेवर में. तो एजेंट ऑथोराइज्ड होता है कि कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरी से डील करना ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर सकता है. जीपीए कभी भी रद्द किया जा सकता है. इसे रद्द करने के बाद जीपीए जिसके फेवर में बनाया गया है उसे नोटिस दिया जाता है और उसके बाद एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करा जाता है कि ये सो एंड सो पर्सन के नाम पे जीपीए बनाया गया था और ये रद्द किया गया है. तो फ्रॉम द सेम डेट इनवैलिडेट हो जाता है. कुछ जीपीए ऐसे भी होते हैं जो इररिवोकेबल होते हैं जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता, बट सर्टन सर्कमस्टेंसेज में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में उसे भी रद्द किया जा सकता है. स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी किसी खास काम के लिए बनाया जाता है और उसे भी रद्द किया जा सकता है. जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी का दायरा एसपीए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी से बड़ा होता है. पावर ऑफ अटर्नी इज़ वैलिड टिल, ये अब देखते हैं कब तक वैलिड होता है पावर ऑफ अटर्नी और कब इनवैलिड हो जाता है. तो पावर ऑफ अटर्नी प्रिंसिपल या एजेंट के डेथ के बाद इनवैलिड हो जाता है, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता.
अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और प्रिंसिपल किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने साइन करने की सिचुएशन में नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो अपना पावर ऑफ अटर्नी है वो इनवैलिड हो जाता है। प्रिंसिपल कैंसिलेशन डीड को थ्रू भी ये अपना पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल करा सकता है। अगर प्रिंसिपल को चाहता है कि मैं पावर ऑफ अटर्नी इन बिटवीन ही कैंसिल कर दूं, तो वो एक कैंसिलेशन डीड साइन करना होता है प्रिंसिपल को, और वो उसका इन्फॉर्मेशन एजेंट को देना होता है। उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल हो जाता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को भी सेम प्रोसेस में कैंसिल करा जाता है, और जनरल पावर ऑफ अटर्नी को भी सेम प्रोसेस में ख़त्म करा जा सकता है, उसे इनवैलिड करा जा सकता है। एजेंट और प्रिंसिपल के म्यूचुअल कंसेंट पे भी कैंसिल करा जा सकता है। अगर दोनों अग्री हैं कि कब हमें पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल करना है, तो ऐसे सिचुएशन में पावर ऑफ अटर्नी कैंसिल करा जा सकता है विद कैंसिलेशन डीड। तो अब एक दूसरा पावर ऑफ अटर्नी आता है, ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी। वो एक क्लॉज होता है। तो पावर ऑफ अटर्नी जब बनता है तो उसमें ड्यूरेबल क्लॉज भी कुछ लोग डालते हैं। वो ये होता है कि अगर सामने वाला जो एजेंट है वो कब पावर ऑफ अटर्नी का जो प्रिंसिपल है वो अगर सिचुएशन में नहीं होता है, तो वो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी का एक क्लॉज में मेंशन करा जाता है। तो ये सिचुएशन वो होता है जब प्रिंसिपल मूव नहीं कर सकता है, प्रिंसिपल कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में ड्यूरेबल का क्लॉज इंक्लूड किया जाता है कि अगर सपोज अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं एक ड्यूरेबिलिटी क्लॉज उसमें मेंशन करूँगा कि अगर इन फ्यूचर मैं मूवेबल नहीं हूँ या फिर मैं कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता, तो ऐसे सिचुएशन में एजेंट मेरे बिहाफ पे डॉक्यूमेंट साइन करेगा। तो ये होता है ड्यूरेबिलिटी क्लॉज, और ये वैलिड रहता है। बट प्रिंसिपल के एक्सपायर होने के बाद ये ड्यूरेबिलिटी क्लॉज कैंसिल हो जाता है, ये भी ख़त्म हो जाता है। तो अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। रजिस्ट्रेशन पावर ऑफ अटर्नी का कैसे करते हैं। तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी जीपीए कंपलसरी नहीं है रजिस्टर करना, बट जनरली इसे रजिस्टर करा लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर कराने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्पेशली जब अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस हो, अचल संपत्ति का मैटर हो, तो ऐसे में आपको रजिस्टर करा लेना चाहिए। ये रजिस्टर होता है सब रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करा लेना चाहिए। सब रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर करता है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। बट कुछ स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 वैलिड नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अपना इसको नोटरी करा लेना चाहिए या फिर इसको अटेस्टेशन करा लेना चाहिए विद 2 विटनेसेस। 2 विटनेस का रिक्वायर होता है, नोटरी या फिर अटेस्टेशन वॉट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर। तो 2 विटनेस की ज़रूरत होती है, और ऐसे में आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अगर इंडिया से कोई बाहर है तो वो अटेस्टेशन या फिर अपना नोटरी ये चीज़ें करा सकता है नहीं, या फिर पावर ऑफ अटर्नी वो बना सकता है नहीं, ये देखते हैं अब। तो जो इंडिया से बाहर है वो पावर ऑफ अटर्नी बिल्कुल बना सकता है, बट जिस कंट्री में है एनआरआई, वो उस कंट्री में पावर ऑफ अटर्नी बना के उसे इंडिया में सेंड करना होता है, और वो सेंड करने के विदिन 3 मंथ्स रजिस्टर करवाना होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके थ्रू। चलिए एक इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इट विल बी मच ईडियर टू अंडरस्टैंड कैसे इसका प्रोसेस होता है। अगर कोई फॉरेन कंट्री में है, कोई अगर सपोज कनाडा में है, पर्सन ए कनाडा में रह रहा है, अगर उसको पावर ऑफ अटर्नी, उसका कोई अगर लैंड है, एंसेस्ट्रल लैंड है, वो उसको बेचना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो कैसे बेचेगा, उसको इंडिया भी नहीं आना है, तो वो एक पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करता है एजेंट के नाम पे। तो पावर ऑफ अटर्नी वो उधर भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है कनाडा में पावर ऑफ अटर्नी प्लेन पेपर पे बनता है, दे डोंट रिक्वायर स्टैम्प पेपर, बट इंडिया में स्टैम्प पेपर पे ही पावर ऑफ अटर्नी वैलिड होता है। तो कनाडा में सपोज वो प्लेन पेपर पे लिख के वो नोटरी करवा लिया, नोटरी करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट फिर इंडिया में भेजता है, और इंडिया में एजेंट को विदिन 3 मंथ्स, सपोज आज उसने रिसीव करा है डॉक्यूमेंट्स, तो आज से 3 मंथ तक वो वैलिडिटी रहेगा। विदिन 3 मंथ्स उसको डीएम ऑफिस में जाके मजिस्ट्रेट से ये वैलिडेट कराना होता है डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कोई भी प्रोसेस वो कर सकता है। उसके बाद वो ऑथोराइज्ड एजेंट होता है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी या फिर जो भी पावर ऑफ अटर्नी जीपीए अगर उसके नाम पे है, तो ये दोनों मैटर्स में वो ऑथोराइज्ड एजेंट होता है। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस पावर ऑफ अटर्नी का। आज हम लोगों ने जाना कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, कौन प्रिंसिपल होता है, कौन एजेंट होता है, और अगर कोई फॉरेन में है, कोई एनआरआई है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं। तो ये बेसिक डिटेल्स था पावर ऑफ अटर्नी से रिलेटेड। अगर इससे आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।